जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी सभी जीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम कोई मकान बनाते हैं, उसकी कोई दीवार बना रहे हैं, तो ईंटों और पत्थरों के बिना वो दीवार जो है वो नहीं बनाई जा सकती। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं वो सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज्योति शर्मा और आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है कि आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि है कक्षा 9 का पाठ 3। बच्चों, इस बारे में कि परमाणु और अणु क्या हैं, क्या गुणधर्म रखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें, या फिर कहें कि हमारे ब्रह्मांड की सभी चीज़ें इनसे मिलकर बनी हुई हैं। तो चलिए आइए लेसन को शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको लेसन समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है परमाणु। तो अब परमाणु है क्या? तो 500 ईस्वी पूर्व वैज्ञानिक जो थे, हमारे जो दार्शनिक थे, वैज्ञानिकों तो बाद में नाम दिया गया उन्हें, पर हमारे जो दार्शनिक थे वो परमाणु के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो 2 वैज्ञानिकों के नाम, भारतीय दार्शनिकों के नाम हमारे सामने आते हैं, महर्षि कनाड और पकुदा कात्यायन। और जो ग्रीक दार्शनिक थे, ये तो भारतीय दार्शनिक हो गए, और जो ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपियस, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके परमाणुओं के बारे में जानकारी दी कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे बच्चों, हम नमक का उदाहरण लें। नमक आप जानते हैं एक कण कितना छोटा सा होता है उसका, और उस नमक को यदि आप मिक्सी में भी पीस लें या किसी भी तरह से अन्य प्रकार से पीस लें तो उस नमक को और ज़्यादा बारीक नहीं किया जा सकता। उसका जो वो एक कण है वो उसका परमाणु कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो परमाणु की डेफिनेशन हो गई कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है और उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद में 18वीं शताब्दी में प्रयोग निरंतर चलते रहे। बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणुओं पर विचार करते रहे और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कहते रहे। तो वैज्ञानिक 18वीं शताब्दी में जो 2 वैज्ञानिक थे, लवाइजिए और प्राउस्ट, इन्होंने परमाणुओं के रासायनिक संयोजन के लिए 2 नियम दिए कि जो परमाणु होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, किस तरह से अन्य तत्वों से, अन्य परमाणुओं से मिलते हैं। इस बारे में इन्होंने प्रमुख रूप से जो 2 नियम दिए थे वो थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। पहला नियम देखते हैं बच्चों। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन। तो इस नियम के अनुसार क्या दिया गया कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, यानी कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। जैसे कि ये मैंने एक अभिक्रिया लिखी हुई है, तो ये जो अभिकारक हैं इनका जो द्रव्यमान है, टोटल द्रव्यमान, वो उत्पादों के टोटल द्रव्यमान के बराबर होगा। आपकी बुक में एक प्रयोग दे रखा है बच्चों। वो प्रयोग है कि एक फ्लास्क के अंदर हमने सोडियम सल्फेट ले लिया और उसकी मात्रा कितनी थी? 1.53 ग्राम। ठीक है, और इसी तरह से ये टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेरियम क्लोराइड ले लिया और इस बेरियम क्लोराइड की मात्रा थी 1.22 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम्स में उनके द्रव्यमान लिखे हुए हैं बच्चों। तो अब पहले तो हमने इन दोनों को क्यों ऐसे रखा है, पहले तो हमने इनको अलग अलग रखा है कि अभी ये अभिकारक हैं, अभी इन्होंने क्रिया नहीं की है। अब हमने एक तुला पर इसका जो वो है, ये तो ग्राम में हमने ले ही लिया था, पर इसके पहले जब हम क्रिया करवाएं तो हमने पूरे फ्लास्क को एक बार तोल लिया, वेट कर लिया उसका। अब जब
इस धागे को हम खींचते हैं, ये जो धागा लटका हुआ है इस धागे को हम खींचते हैं। खींचने से ये जो बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, अभिक्रिया करते हैं और ये अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, अब जब अभिक्रिया हो जाती है तब हम वापस से इसका वेट लेते हैं और हम ये देखते हैं कि इसका वेट जो पहले इन दोनों को मिला करके कितना था, 2.75 ग्राम्स था, वो ये जो अभिक्रिया होने के बाद में जो उत्पाद बनते हैं उनका भी वेट अभिक्रिया होने के बाद में 2.75 ग्राम्स ही रहता है। यानी कि अभिकारकों और उत्पादों का जो वेट है, जो द्रव्यमान है वो समान रहता है, उस अभिक्रिया के दौरान वो द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो इससे ही हमने क्या कहा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बच्चों जैसे एक मैं आपको आपके चारों तरफ का एक उदाहरण, सिंपल सा एक उदाहरण देती हूँ कि हम चाय बना रहे हैं और चाय में हमने 1 कप दूध और 1 कप पानी लिया है। ठीक है, और बाकी की सामग्री हमने उसके अंदर डाल दी है। तो जितनी जितनी भी सामग्री हमने उसके अंदर डाली है आप उसे तोल लीजिए और उसके अनुसार फिर आप टोटल करके चाय बनाइए। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि जैसे ज़्यादा उबालेंगे नहीं उस चाय को, पहले जो हमने 1 कप पानी और 1 कप दूध लिया तो हमें जो चाय मिलती है बनने के बाद में उत्पाद के रूप में, तो वो जो चाय है वो भी हमें 2 कप ही मिलती है। ऐसे नहीं होता कि वो 1.5 कप हो जाए या वो 2.5 कप या वो 3 कप हो जाए, ऐसे नहीं होता। जितने अपन ने पानी और दूध लिया है उतनी ही कप हमें चाय मिलती है और बाकी के जो पदार्थ हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। चाय पत्ती, सूखी हुई चाय पत्ती जो हमें मिलती है छलनी के ऊपर, उसका वेट हो जाता है। तो इस तरह से जो पहले हमने द्रव्यमान लिया था उस बनी हुई चाय का और वो जो चाय पत्ती निकली है उसका द्रव्यमान भी समान ही होता है। तो इस अभिक्रिया को मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, वो इस परखनली में है। Na2SO4 जिसका द्रव्यमान 1.53 ग्राम्स है वो इस फ्लास्क के अंदर है। और जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है, 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और इनका जो वेट होता है दोनों का मिला के वो 2.75 ग्राम्स होता है, जो कि इन दोनों के वेट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो नियम आ जाता है वो है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यानी कि हम उनका जो अनुपात है वो बिगाड़ नहीं सकते, नहीं तो उसका पूरा जो संरचना है वो ही बदल जाएगी। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 के अनुपात में है और ऑक्सीजन जो है वो 1 के अनुपात में है। ठीक है, अब यदि हम H3O कर देते हैं या फिर हम H2O2 कर देते हैं या इन H और O में से किसी का भी हम अनुपात बिगाड़ देते हैं तो वो जो हमारा जल का अणु बन रहा था वो अब जल का अणु नहीं बनता, उसकी संरचना ही बदल जाती है। तो अब यानी हम किसी भी तरह से किसी भी जल स्रोत का पानी हम लें या हम प्रयोगशाला में पानी बनाएं, किसी भी तरह से या कहीं का भी प्रकृति में विश्व में वो कहीं का भी पानी हो, सभी के पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, वो आपस में मिलके H2O के अनुपात में ही वो क्रिया करेंगे और H2O के अनुपात में ही वो एक जल के अणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब स्थिर अनुपात में यहाँ पर देखिए बच्चों H2 जो है वो 2 के अनुपात में है। द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं, निश्चित द्रव्यमानों की और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान रहता है वो 1 रहता है और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान रहता है वो 16 रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन हम कर दें तो आप ये देखिए 2 × 16, तो ये किस अनुपात में हो गया, 1:8 में हो गया ना बच्चों। तो यहाँ पर जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हाइड्रोजन है 1 ग्राम में और ऑक्सीजन है 8 ग्राम में। ठीक है, तो जब 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगे तभी जा कर के
पानी के अणु का निर्माण होगा। इसी प्रकार से NH3 उदाहरण लिया है। इस नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है। हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है 1 का वो 1 होता है, यहाँ पर 3 है तो 14:3। अब इस अनुपात को हम बिगाड़ नहीं सकते, इसीलिए हमारा नियम हुआ कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जब लवाजिये और प्राउस्ट ने 2 नियम दे दिए, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो जॉन डाल्टन ने इन दोनों नियमों पर आधारित अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया और उस परमाणु सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि जो सभी द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों में तत्व भी आ गए, यौगिक भी आ गए और मिश्रण भी आ गए। तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या हैं ये आप जानते हैं बच्चों, हमने पाठ 2 में इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो जो सभी द्रव्य हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत के अनुसार, परमाणु सिद्धांत में इन्होंने 6 बातें बताई और वो 6 बातें, वो जो 2 नियम थे, कौन से, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसी पर आधारित थे। देखिए, फर्स्ट जो सिद्धांत है वो ये है कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। ठीक है। सेकंड है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। समझ गए होंगे बच्चों कि परमाणु को और अधिक सूक्ष्मतम कण में विभाजित नहीं किया जा सकता और रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो रही है, अभी जस्ट हमने देखा था, तो न तो किसी भी परमाणु को सृजित किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। थर्ड है कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन का परमाणु है तो सभी जो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे कहीं से भी ले लीजिए, चाहे प्रयोगशाला में बना लीजिए, चाहे राजस्थान का, चाहे विदेश का, कहीं इंग्लैंड का, कैसे भी कहीं से भी अगर वो हाइड्रोजन का परमाणु है तो उसका द्रव्यमान समान होगा और उसके जो गुणधर्म होंगे, रासायनिक गुणधर्म, वो भी समान ही होंगे, चाहे हमने उस हाइड्रोजन के परमाणु को किसी भी तरह से प्राप्त किया है। ठीक है। फोर्थ है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ हम एक तत्व की बात कर रहे थे, ये आ गए भिन्न भिन्न तत्वों की। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि अभी तक आवर्त सारणी में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो अगर हम उन सभी तत्वों की बात करें तो जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे उन सभी के द्रव्यमान भी अलग होंगे। जैसे कि अभी हमने जल के उदाहरण में देखा था H2O, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 था और ऑक्सीजन का 16 था। तो उसी तरह से जितने सारे 118 तत्वों को किसी को भी ले लीजिए, भिन्न भिन्न उन सबका द्रव्यमान होगा और भिन्न भिन्न ही उनके गुणधर्म होंगे। ठीक है। फिर है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अभी हमने बात की थी कि H2O का फॉर्मूला यदि बदल दिया जाए, H3O कर दिया जाए या H2O2 कर दिया जाए या किसी भी तरह से उनकी संख्या बदल दी जाए, तो जो पानी का अणु है वो पानी का अणु नहीं रहता, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। पानी वो जब ही रहेगा जब हम हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में मिलाएं, तभी वो पानी रहेगा। और ये जो संयोग करते हैं, जो 2 और 1 के बीच में इन्होंने संयोग करा परमाणुओं का, वो एक निश्चित पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ऐसे नहीं होता कि आधे ऑक्सीजन ने कर लिया या आधे हाइड्रोजन ने कर लिया। यहाँ पर हम लगा रहे हैं H2O, ठीक है, या 3.5 ने कर लिया या 4.5 ने कर लिया। तो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ही ये संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है। और लास्ट है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं।
H2O है तो उसमें H ही रहेगा और O ही रहेगा, तो यानी उनकी संख्या भी निश्चित है और उनके जो प्रकार हैं वो भी निश्चित हैं। कोई दूसरा यौगिक उठा के देख लीजिए, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर हमने उस क्लोराइड को तो रहने दिया और सोडियम को बदल दिया तो हमारे जो नमक का फॉर्मूला है NaCl वो ही बदल जाएगा बच्चों, उसकी संरचना ही बदल जाएगी और उसके जो गुणधर्म है वो एक नया ही पदार्थ बन जाएगा। तो इसलिए किसी भी पदार्थ में, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या है वो भी निश्चित रहती है और उनका जो प्रकार है वो भी निश्चित रहता है। तो इन 6 नियमों, इन 6 बातों के अंतर्गत जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया। तो आपसे प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा जा सकता है निबंधात्मक या विस्तृत उत्तर देने के अंतर्गत कि भाई जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिखिए। तो आपको जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है वो लिखना है और फिर ये जो 6 उन्होंने परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत बातें बताई है इन सबको लिखना है। हमने ये देखा कि सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई होती है वो परमाणु होती है, ठीक है। और ये परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे होते हैं बच्चों। और इनकी त्रिज्या को, ये काफ़ी छोटे होते हैं, इसी वजह से इनकी त्रिज्या को 10⁻⁹ मीटर, जिसे कि हम कहते हैं नैनोमीटर में नापा जाता है। तो बच्चों पहले की है ये बात तो, लेकिन अब ऐसी कई सारी तकनीकें आ गई हैं जिनसे देखने पर हम परमाणु के किसी भी द्रव्य के एक एक परमाणु को भी देख सकते हैं, हालांकि उनका आकार बहुत ही छोटा होता है। तो डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए किया। जैसे बच्चों उस टाइम पर तो, पहले की ही बात ये चल रही है, उस टाइम पर तो कुछ ही तत्वों की खोज की गई थी। तो कुछ तत्वों की खोज को उन्होंने कि भाई किस तरह से हम इन तत्वों को रखें, तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रतीक बनाए थे। जैसे कि ये देखिए, हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एक गोले में बिंदी लगा दी थी, तो इसको कहा हाइड्रोजन। और ये एक जो गोला बनाया वो एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रदर्शित करता था। इसी तरह से ये फास्फोरस के लिए ये और सल्फर के लिए इस तरह के चिन्ह का, प्रतीक का उपयोग किया गया। पर ये सब एक एक परमाणु के लिए ही थे। अब बच्चों आप बताइए कि यदि हम कोई यौगिक बना रहे हैं जिसमें किसी तत्व की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम इन प्रतीकों को, इस प्रतीक को या इस किसी भी प्रतीक को बार बार उतनी बार लिखते रहेंगे जितनी बार की उसकी संख्या होगी? तो ये वाला जो प्रदर्शित करने का तरीका था वो आगे आने वाले वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया, पर जो शुरुआत की थी वो डाल्टन ने ही की थी, ठीक है। इसके अगले जो प्रयास किया वो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया और इन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसे तत्वों के, ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षर से प्रदर्शित होते थे, ठीक है। तो जहाँ पर सर्वप्रथम तो जहाँ पर वो तत्व पाए जाते थे उस जगह की नाम के आधार पर नाम रखा गया, उनका पहला अक्षर या दूसरा अक्षर साथ में लिया गया, या फिर उनकी चमक के आधार पर या उनके उपयोग के आधार पर, यानी कि आधार एक नहीं था उन सबके प्रतीकों को लेने के लिए। बहुत सारे वैज्ञानिक आगे से आगे प्रयास करते रहे और फिर अंत में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है और इसकी जो बात है, ये संस्था इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित की गई और ये जो संस्था पूरे विश्व में जितने भी तत्वों की खोज होती है उन तत्वों के नामों को, उनके प्रतीकों को और उनके मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपसे एग्ज़ाम्स में IUPAC का जो नाम है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको IUPAC का जो नाम लिखना है वो लिखना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये किसके लिए काम करती है? तो ये तत्वों को उनके प्रतीक देने के लिए
उनके नाम देने के लिए और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए ये संस्था काम करती है और इसकी बात पूरे विश्व में मानी जाती है। अब जब IUPAC संस्था बन गई तो उस संस्था ने सभी जो तत्व खोजे गए या खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे तत्व, उन तत्वों को नाम देने का काम शुरू किया। तो उन्हें अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। जो IUPAC संस्था ने बनाए वो या तो 1 से या फिर 2 अक्षरों से वो मिलकर बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से यानी कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और दूसरे अक्षर को हम लिख रहे हैं, 2 अक्षरों का है वो नाम, और दूसरे अक्षर को हम लिख रहे हैं तो उस दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन, तो ये H प्रतीक है, इसका 1 ही है तो इसको हमने बड़े से लिख दिया। ठीक है। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का A हम बड़ा लिखेंगे और L हम छोटा लिखेंगे। यही बात हुई थी कि पहला अक्षर तो बड़े से कैपिटल लेटर से लिखेंगे और दूसरा स्मॉल से लिखेंगे। तो हम इस तरह से दोनों कैपिटल न लिख करके किस तरह से लिख रहे हैं, कैपिटल फर्स्ट वाला जो अक्षर है वो कैपिटल में लिख दिया A और दूसरा वाला जो अक्षर है वो लिख दिया L स्मॉल में। इस तरह से जो 2 अक्षरों वाले प्रतीक हैं उनमें पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल लिखा जाता है। फिर इस तरह से हो गया। कुछ तत्वों के जो प्रतीक हैं वो उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे अब बच्चों अगर ये मान लें कि भाई कार्बन, C से कार्बन पहले खोजा गया तो उसका नाम हमने सिर्फ C रखा, C प्रतीक रखा उसका, लेकिन C पर बहुत सारे हमारे तत्व बाद में खोजे गए, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया। तो अब भाई इन और कई अक्षरों के अंग्रेजी में ही हम लिख रहे हैं तो कई अक्षरों के जो पहले और दूसरे अक्षर थे वो भी समान थे। फिर क्या किया जाए, तो जो सबसे पहले खोजा गया उसका तो सिर्फ C से हो गया। अब जो बाद में खोजा गया तो साहब उसका पहला और दूसरा अक्षर ले लिया, लेकिन फिर तीसरा जो खोजा गया उसमें हमने ये देखा कि पहला और दूसरा अक्षर दोनों ही समान थे उसके। भाई अलग होता तो हम अलग ले लेते पहला और दूसरा अक्षर, लेकिन उसमें देखा भाई सेकंड वाला जो खोजा गया था उसी के समान है उसका जो तीसरा वाला पहला और दूसरा जो अक्षर है, फिर उसका हमने पहला और तीसरा अक्षर ले लिया। तो इस तरह से कुछ प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाए गए कुछ नाम, जैसे कि क्लोरीन तो इसको लिखा गया Cl और जिंक इसको लिखा गया Zn। ठीक है बच्चों। अब फिर जो अन्य जो तत्व थे तो अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। यानी कि सारे के सारे जो अक्षर हैं वो अंग्रेजी भाषा से ही नहीं लिए गए, बल्कि उनके नामों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में जो उन्हें कहते थे उन नामों के आधार पर भी उनके जो प्रतीक हैं वो बनाए गए हैं। जैसे कि लोहा, लोहे को वैसे तो हम इंग्लिश में आयरन कहते हैं पर इसका सूत्र आई नहीं होता बच्चों, इसका सूत्र होता है Fe। क्यों? क्योंकि ये एक लैटिन जो इसका नाम है फेरम, लोहे का लैटिन नाम है फेरम, इस फेरम के नाम से इसका प्रतीक रखा गया Fe। इसी प्रकार से सोडियम, सोडियम अगर इंग्लिश में लिखते तो S लिख देते, SO लिख देते, लेकिन इसे हमने लिखा वही इसके लैटिन नाम से जो कि था नेट्रियम, और इस नेट्रियम से इसका जो प्रतीक हो गया वो हो गया Na। इसी तरह से पोटेशियम का, इसी तरह से गोल्ड, सोने का ओरम Au। तो बहुत सारे जो तत्व हैं उनके नाम उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों। प्रतीक लिखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो जब नए नए जो तत्व खोजे गए तो उनके परमाणु भी रखे गए और उनके प्रतीक भी रखे गए। अब बात बहुत सारे जो हमने 2 नियम स्पेशली पढ़े, परमाणु सिद्धांत पढ़ा, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने एक एक परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान था, एटॉमिक मास था, वो निकालने की कोशिश की। और इसमें उन्होंने, क्योंकि परमाणु बहुत छोटे थे और उस टाइम पर इतनी तकनीकों का भी विकास नहीं हुआ था, इस वजह से उन्होंने
बहुत सारे तत्वों को इस चीज़ में शामिल किया, पहले हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, और भी कई सारी चीज़ों को, कई सारे तत्वों को उन्होंने परमाणु मानक के रूप में माना कि इसको हम मानक के रूप में सभी तत्वों का परमाणु भार निकालने के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से माना गया। इस बात को समझे आप बच्चों, यानी 1961 से पहले कई तरह के तत्वों को लेकर प्रयास हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में, लेकिन एक लास्ट कार्बन 12 जो समस्थानिक था, कार्बन का एक समस्थानिक है, आइसोटोप है कार्बन 12, तो इस कार्बन 12 समस्थानिक को ही मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से माना गया। सभी देशों ने इस कार्बन 12 को मान्यता प्रदान की कि इसके आधार पर ही अन्य जो तत्वों के परमाणु भार ज्ञात किए जाएंगे वो इस कार्बन 12 आइसोटोप के आधार पर ही ज्ञात किए जाएंगे। ठीक है, तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको U से लिखा जाता है। पहले AMU इसकी यूनिट थी, लेकिन अब IUPAC संस्था ने इसकी यूनिट सिर्फ U लिखी है। तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 आइसोटोप के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कोई भी परमाणु कितना हल्का है या कितना भारी है, क्या उसका परमाणु द्रव्यमान है, इसे कार्बन 12 के 12वें भाग द्वारा परिभाषित किया जाता है। कार्बन 12 का भी 12वां भाग, उसके द्वारा इस परमाणु भाग को प्रदर्शित किया जाएगा, परमाणु द्रव्यमान को। तो 1U जो बराबर होता है वो 12C, यानी कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। ठीक है बच्चों, तो इस परिभाषा के अनुसार कार्बन 12 आइसोटोप का द्रव्यमान ठीक 12U होता है और अन्य सभी तत्वों और आइसोटोप के परमाणु द्रव्यमान की गणना इस मानक आधार पर ही की जाती है कि कोई भी परमाणु या कोई भी आइसोटोप जो है वो कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है या कितना हल्का है, उसे ही उसका परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने लगभग सभी जो तत्व खोजे गए हैं उनके परमाणु द्रव्यमान निकाल लिए गए हैं। बच्चों, ये था इस पाठ का परमाणु एवं अणु का भाग 1 अंक 1, जिसमें हमने परमाणु के रूप में विस्तृत अध्ययन किया। अब जल्दी ही मैं भाग 2 लेकर के आऊँगी, जिसमें इस पाठ का आधा जो आगे का भाग है, अणुभार, सूत्र लिखना, और जो परमाणु हैं वो आपको पता है कि बहुत छोटे होते हैं, तो इस छोटे होने के कारण वो उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो हमेशा अणु के रूप में, आयन के रूप में या यौगिकों के रूप में ही रहते हैं। तो ये जो सब हम अध्ययन करेंगे वो हमारे वीडियो के अगले अंक में करेंगे। इस अंक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।